स्वागत है भाई आप सभी का एक और नए वीडियो में। .NET कोर इंटरव्यू सीरीज का ये पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द राउटिंग, टेल मी अबाउट एट्रीब्यूट राउटिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप APIs के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। राउटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैचिंग इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड डिस्पैचिंग द दो रिक्वेस्ट टू ऐप एग्जीक्यूटेबल एंड पॉइंट। तो राउटिंग डिटरमाइन करता है कि कौन से एक्शन या कंट्रोलर के ऊपर जाना है जब भी रिक्वेस्ट आती है। तो ये बेसिकली दो तरीके से होते हैं, कन्वेंशनल राउटिंग और एट्रीब्यूट राउटिंग। कन्वेंशनल में क्या होता है, आपका प्री डिफाइन होता है, जैसे कि आपका कंट्रोलर हो गया, एक्शन हो गया, फिर पैरामीटर हो गया। तो ये प्री डिफाइन हो गया, जो कि app.map कंट्रोलर रूट के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये बेस्ट होता है आपका MVC एप्लीकेशन के अंदर, जो कि प्री डिफाइंड पैटर्न फॉलो करता है। आप इसको program.cs क्लास के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है एट्रीब्यूट राउटिंग। एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि ये राउटिंग किस तरीके का होगा। मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन बनाएं, इसका URL हुआ जैसे अकाउंट हो गया, अकाउंट स्लैश साइनअप स्लैश क्रिएट अकाउंट, इस तरीके का अगर आप लंबा सा बनाना चाहते हैं कोई, या फिर कोई और बढ़िया तरीके से बनाना चाहिए, कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो आप एट्रीब्यूट राउटिंग का यूज़ कर लेंगे, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, आपको यहाँ पे कस्टम URL स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। रूट आर डायरेक्टली डिफाइंड द कंट्रोलर इन द यूजिंग द एट्रीब्यूट। वही है, रूट जो एट्रीब्यूट होता है आपको प्रोवाइड कर देगा, आप वहाँ से आप अपना कस्टमाइज URL सेट कर सकते हैं, चाहे आप कंट्रोलर लेवल पे करें या एक्शन लेवल पे करें, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे रूट हो गया API/प्रोडक्ट करके, ये कंट्रोलर लेवल पे हो गया। इसी को आप एक्शन लेवल पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट के जस्ट ऊपर आप लगा सकते हैं, स्लैश करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप ID भी दे देंगे तो वो पैरामीटराइज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूट राउटिंग यूज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, जब भी आपको कस्टमाइज URL चाहिए होगा APIs के अंदर या MVC के अंदर कहीं भी, तो आप एट्रीब्यूट राउटिंग को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है IEnumerable वर्सेस IQueryable। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब रिलेट क्यों करते हैं समझते हैं। पहला है कि IQueryable जो है वो system.linQ नेम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, और IEnumerable जो होता है system.collection के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो IEnumerable जो हो गया वो कलेक्शन हो गया, और IQueryable जो हो गया वो एक लिंक्यू की तरह हो गया, मतलब वो कलेक्शन भी प्रोवाइड करता है लेकिन एडिशनल चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। तो IQueryable आपका बेस्ट होता है जब भी आपको कोई रिमोट डेटा चाहिए होगा, या फिर डेटाबेस से कोई डेटा निकाल के लाना होगा, तो उस तरीके के टास्क के लिए आपका IQueryable बेस्ट होता है, जो कि आपको क्वेरी करके देगा आपको फिर कलेक्शन के अंदर। उसके बाद IEnumerable जो गुड होता है वो गुड होता है फॉर द इन मेमोरी कलेक्शन क्वेरी, मतलब छोटे मोटे चीज़ों के लिए जो कलेक्शन के अंदर, या फिर कोई मॉक डेटा हो गया, उस तरीके के लिए आपको IEnumerable यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी क्या होता है, IQueryable आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या करता है, सर्वर के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर अगर कोई क्वेरी परफॉर्म हो रही है तो वो सेलेक्ट क्वेरी जो होता है सर्वर के ऊपर सभी फिल्टर्स को भी परफॉर्म करता है, जबकि IEnumerable जो होता है कोई भी फिल्टर प्रोवाइड नहीं करता है सर्वर साइड के ऊपर। तो IQueryable जो होता है काफ़ी सही हो जाता है आपको जब भी कोई फिल्टर डेटा चाहिए होता है, जैसे वेयर कंडीशन आपने लगा दिया या कोई SP लगा दिया, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आप IQueryable यूज़ कर सकते हैं। तो IQueryable जो होता है बेनिफिशियल होता है लिंक्यू टू SQL क्वेरी के लिए, ठीक है, और IEnumerable आपका लिंक्यू टू ऑब्जेक्ट के लिए, वही हो गया। तो दोनों ही डिफरेंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे IEnumerable जो होता है वो लेजी लोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर लेजी लोडिंग को सपोर्ट नहीं करेगा तो अगर आप पेजिनेशन लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ आप IEnumerable के साथ नहीं कर सकते, लेकिन IQueryable ये चीज़ प्रोवाइड करता है, उसके साथ आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो फिल्टर भी प्रोवाइड करता है, तो उस तरीके से आप कितने अमाउंट आप रिकॉर्ड चाहिए होगा एक पेज के अंदर, तो वो भी आप जो होते हैं IQueryable से आप सेट कर सकते हैं। IQueryable support the custom query using the create query and execute method whenever IEnumerable does not, ठीक है। उसके बाद IQueryable जो होता है वो IEnumerable को इनहेरिट करता है, तो जो भी चीज़ IEnumerable कर सकता है वो सारी चीज़ें IQueryable भी कर सकता है, तो ये काफ़ी बेस्ट हो जाता है IQueryable आपका। नेक्स्ट है आपका टैग हेल्पर वर्सेस HTML हेल्पर।
तो ये MVC इंटरव्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराने वाले वर्जन में जैसे कि MVC 5 हो गया, 3 हो गया, वहाँ पे HTML हेल्पर यूज़ होता था। तो टैग हेल्पर जो होता है वो सर्वर साइड कंपोनेंट होता है, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है HTML हेल्पर का, और रेजर व्यू के अंदर ये काम करता है। इट प्रोवाइड द मोर नेचुरल एंड रीडेबल वे टू जनरेट द HTML इन ASP.NET Core MVC। ठीक है, HTML हेल्पर जो होता है वो एक मेथड की तरह होता है जो कि जनरेट करता है HTML को ऑटोमेटिकली इन द रेजर व्यू। इसको हम लोग लिखते हैं @ के साथ। जब भी हमको व्यू के अंदर लिखना होता है तो उसको @ के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है HTML हेल्पर का, @using करके यहाँ स्टार्ट हुआ है, फिर HTML.begin ये स्टार्ट है, ये HTML हेल्पर के अंदर ही होता है। उसके बाद आपका टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो वो इस तरीके से @ के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब टैग हेल्पर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ASP कंट्रोलर, PSP एक्शन या कंट्रोल दे दिए या एक्शन दे दिए, ये आपका हो गया टैग हेल्पर जो कि सर्वर साइड कंपोनेंट है। तो कुछ कॉमन टैग हेल्पर प्रोवाइड करता है .NET आपको, जैसे कि ASP4 हो गया जो कि बाइंड करता है मॉडल प्रॉपर्टी को इनपुट फील्ड के साथ। उसके बाद ASP कंट्रोलर हो गया जो कि टारगेट करता है कि कौन सा कंट्रोलर इस पर अप्लाई होगा, इस इनपुट के ऊपर या जो भी आप कंट्रोल यूज कर रहे हैं। उसके बाद हो गया ASP एक्शन कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। ASP रूट, यहाँ से आप पैरामीटर जो होता है वो चीज सेट कर सकते हैं, पास द रूट वैल्यू। ASP वैलिडेशन फॉर, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आपको वैलिडेशन लगाना हो, कोई वैलिडेशन मैसेज शो करना, जैसे कि आप डेटा एनोटेशन या मॉडल वैलिडेशन लगाते हैं मॉडल के अंदर, तो उसका कोई मैसेज भी सेट करते हैं, तो वो मैसेज कैसे व्यू के ऊपर डिस्प्ले होगा, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं टैग हेल्पर का ASP वैलिडेशन फॉर, और फिर इक्वल टू करके वो प्रॉपर्टी का नाम, जैसे ईमेल हो गया तो ईमेल का नाम वहाँ पे सेट कर देंगे। तो जब भी बटन पर सबमिट होगा, बटन सबमिट बटन के ऊपर उस पर क्लिक करेगा तो वो मैसेज जो है डिस्प्ले हो जाएगा तुरंत। अगला है फर्स्ट और डिफॉल्ट वर्सेस सिंगल और डिफॉल्ट लिंक व्यू के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट और डिफॉल्ट जो होता है रिटर्न करता है फर्स्ट मैच और नल इफ नन, सिंगल और डिफॉल्ट जो होता है रिटर्न करता है ओनली मैच और नल। ठीक है, तो अगर मैच होगा तभी सिंगल और डिफॉल्ट चलेगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन करके ये एरर दे देगा। ठीक है, और फर्स्ट और डिफॉल्ट आपका जो होगा, जो कि सबसे पहले मैच हो जाएगा उसको रिटर्न कर देगा, नहीं हो रहा है तो फिर नल को रिटर्न कर देगा, लेकिन कोई भी एक्सेप्शन नहीं देगा। ठीक है, अगर आपका 100 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड में 5वें नंबर पर ये रिकॉर्ड मिल गया है तो वही स्टॉप कर देगा आपका फर्स्ट और डिफॉल्ट। लेकिन सिंगल डिफॉल्ट जो होता है पूरे डेटा सेट को, आपका पूरा रिकॉर्ड को सर्च करेगा और यूनिकनेस को खोजेगा। ठीक है, सेफ चेक फॉर यूनिकनेस। इस वजह से आपका सिंगल और डिफॉल्ट जो होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है लार्ज डेटा के लिए। अगर छोटा मोटा है तो फिर चलेगा, लेकिन लार्ज के लिए काफ़ी स्लो हो जाता है। लेकिन आपका फर्स्ट और डिफॉल्ट काफ़ी सही हो जाता है आपका, और फास्टर बिकॉज इट स्टॉप द फर्स्ट मैच। ठीक है, व्हेन द 0 और मोर रिजल्ट आर एक्सेप्टेड तो आप फर्स्ट और डिफॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तभी सो हो तो आप सिंगल और डिफॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एंटिटी फ्रेमवर्क। अब आप .NET Core के अंदर आप काम कर रहे हैं तो एंटिटी फ्रेमवर्क तो आपको जानी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एंटिटी फ्रेमवर्क जो होता है वो एक ORM है। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये क्या करता है, ये तरीके का फ्रेमवर्क है जो कि सिंप्लीफाई करता है डेटा एक्सेस को बाय अलाउइंग डेटा डेवलपर टू वर्क विद द डेटाबेस यूजिंग द C# ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ रॉ एसक्यूएल क्वेरी। तो अगर आप .NET फ्रेमवर्क के अंदर काम किए होंगे ADA.NET के साथ, तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर आपको डेटा गेट करना होता है तो एसक्यूएल क्वेरी चलाओ, इंसर्ट करना है तो एसक्यूएल क्वेरी चलाओ, तो हमको वहाँ पे रॉ एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी पड़ती है। तो आपको ORM जो होता है वो प्रोवाइड करता है, आप कोई भी डेटाबेस से इंटरेक्शन C# ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि ये लिंक को भी सपोर्ट करता है। तो ये सिंप्लीफाई कर देता है डेटाबेस ऑपरेशन को, कोई भी हमको कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके अलावा ये काफ़ी सारे डेटाबेस को सपोर्ट करता है, जैसे सिक्वल हो गया, NoSQL हो गया, पोस्टग्रे हो गया, SQLite हो गया, हर तरीके के डेटाबेस को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये माइग्रेशन को सपोर्ट करता है। माइग्रेशन मतलब जब भी आप पोस्ट फर्स्ट अप्रोच यूज़ करेंगे तो मॉडल बनाएंगे, मॉडल के बाद हमको उसका
डेटा कॉन्टेस्ट बनाना होता है, जहाँ पे हम रजिस्टर कर लेते हैं सारे मॉडल्स को। उसके बाद माइग्रेशन चलाना होता है। माइग्रेशन चलाने के बाद ही वो एक डेटाबेस क्रिएट होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है माइग्रेशन, ये एक ट्रैक बना के रखता है कि कब कब कौन सी चीज़ें अपडेट हुई हैं, कौन सी चीज़ें इंसर्ट हुई हैं स्कीमा के अंदर। तो वो पूरा वर्जनिंग सिस्टम एक तरीके से ये प्रोवाइड करता है डेटाबेस माइग्रेशन। उसके बाद ट्रैक चेंजेस है, जो कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा चेंजेस हुआ है, कौन सा अपडेट हो रहा है डेटाबेस अकाउंट, उसी के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद लिंकिंग का पूरा सपोर्ट है इसके अंदर। आप कोई भी क्वेरी करना हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कुछ भी करना हो, आप सीसा लिंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, सीसा ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। आपको कोई भी एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं रहती है। इसके अलावा ये काफ़ी बढ़िया सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और काफ़ी ईजी होता है लर्न करना और उसको अप्लाई करना। अब EF कोर के अंदर 3 तरीके के अप्रोच होते हैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का। पहला है आपका कोड फर्स्ट, दूसरा है डेटाबेस फर्स्ट और तीसरा है मॉडल फर्स्ट। मॉडल फर्स्ट अब यूज़ नहीं होता है, केवल ये 2 चीज़ यूज होते हैं, कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट। कोड फर्स्ट जो क्या करता है, आप अपना सबसे पहले मॉडल क्लास बनाते हैं, उसके बाद डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, माइग्रेशन चलाते हैं और फिर क्रिएट हो जाता है आपका डेटाबेस। ये बेस्ट होता है जब आप प्रोजेक्ट नया शुरू कर रहे हैं, कोई फ्रेश प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो फिर ये ठीक है। लेकिन पहले से डेटाबेस अब बनी हुई है तो उसके लिए आपको डेटाबेस फर्स्ट ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर उस हिसाब से वो मॉडल जनरेट करके आपको दे देता है। लेकिन आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर सारे रिलेशन जो होते हैं वो मॉडल के बीच अगर सही तरीके से अप्लाई किए हुए हों मॉडल बाइंडिंग के थ्रू, ठीक है। ऑन मॉडल बाइंडिंग करके होता है प्रोग्राम.cs क्लास के अंदर, प्रोग्राम.cs क्लास के अंदर नहीं, किसी और क्लास डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप कर सकते हैं और मॉडल क्रिएटिंग करके। तो वहाँ आप रिलेशन, जो भी रिलेशन होते हैं कि डिलीट करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ डिलीट करे तो अगला वाला डिलीट हो कि ना हो, जैसे फॉरेन की अगर होता है तो उस तरीके से वहाँ पर सही तरीके से डिफाइन करना है तो आप कोड फर्स्ट भी पुराने वाले प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है आपका EF कोर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ पार्शियल व्यू पेज। पार्शियल व्यू पेज क्या होता है MVC के अंदर? तो पार्शियल व्यू पेज एक तरीके का कंपोनेंट होता है, ठीक है। आप किसी पेज को, आप किसी व्यू को कई छोटे छोटे चंक्स के रूप में डिवाइड कर लीजिए, वो आपका पार्शियल व्यू हो गया। तो आपको ASP.NET कोर जो होता है वो प्रोवाइड करता है पार्शियल व्यू। ये एक तरीका रेजर मार्कर फाइल है जो कि रेंडर करता है HTML आउटपुट को विद इन द अनदर व्यू पॉइंट रेंडर आउटपुट। पार्शियल व्यू आर वेरी यूजफुल फॉर ब्रेकिंग अप लार्ज मार्कअप फाइल इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। और ये स्टार्ट होता है अंडरस्कोर के साथ। और दूसरा ये है कि अगर आप पार्शियल व्यू पेज बना रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि आपको शेयर्ड फोल्डर के अंदर बनाओ। व्यू के अंदर शेयर्ड फोल्डर होता है, उसके अंदर आप बनाओ, ठीक है। उसके बाद यूज कैसे करना है, पार्सल करके एक टैग आता है, टैग हेल्पर, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, नहीं तो आपका HTML हेल्पर के थ्रू @ करके भी HTML पार्सल असिंग करके यहाँ पे आ जाता है। आप इसके थ्रू भी, ये 2 तरीका है, आप उस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जब भी आपको अपना जो व्यू होता है आपको कई भाग में डिवाइड करके उसको रीयूजेबल बनाना होता है, तो आप पार्शियल व्यू यूज कर सकते हैं। जैसे कि हेडर बना दिए, साइड बार बना दिए, फुटर बना दिए, या कोई और पेज के अंदर कंपोनेंट हो गया, वो कंपोनेंट बार बार कई जगह यूज हो रहा है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप पार्शियल व्यू बना लीजिए, उसको यूज कर लीजिए, अपना काम हो जाएगा। आप जब भी चेंजेस करने हो एक ही जगह चेंज करेंगे, सारे जगह चेंज हो जाएगा आपका। तो ये प्रोवाइड करता है रीयूज कॉमन UI सेक्शन, रिड्यूस द कोड डुप्लीकेशन, ठीक है। बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन, वही हो गया। और मेंटेनेंस इजी हो जाता है, जैसे नेबर हो गया, फुटर, साइड बार, प्रोडक्ट कार्ड, कमेंट सेक्शन। तो इस तरीके की जब भी आपको जरूरत हो तो आपको पार्शियल व्यू पेज बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।